हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो पहुंचता रहे। और पहले से प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप सभी देख सकते हैं। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकेंड, थर्ड, आप जैसे जैसे आगे आपकी क्लासेज होती रहेंगी सबका तैयार है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए, देखते रहिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको मदद मिलेगा। बाकी आपको जो लगता है कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी पर। ये कहानी यहाँ पे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनके द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी में। आप याद रखिएगा सन, यदि सन याद रहा पेपर में तभी लिखिएगा, वरना मत लिखिएगा, क्योंकि गलत लिख देंगे तो नंबर कट जाता है। तो आइए देखते हैं भूमिका के साथ। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, पर परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। और इस कहानी को भी पहली कहानी के रूप में माना गया था, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब जो लेखक हैं, लेखक का आप नाम, जितने भी आपके कहानी लगे हुए हैं सबका लेखक का नाम याद रखिएगा और कहानी का नाम याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक होते हैं उनकी कहानी दूसरे में मिक्स हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप वो कहानी और जो शीर्षक है उसे याद रख लेते हैं, तभी आपके जो नंबर होते हैं, क्योंकि व्याख्या करने के लिए आता है और व्याख्या में आपको प्रसंग लिखना होता है, संदर्भ लिखने होते हैं। तो संदर्भ में जो आप लिखोगे तो उसमें कहीं अगर लेखक का नाम गलत हो जाता है तो आपके पूरे के पूरे नंबर उसके कट जाते हैं, जो भी उसके 3 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं। ये कहानी न केवल अपनी शिल्पगत परिपक्वता और कथात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि हिंदी कहानी साहित्य में नए रचना विधान और जीवन दृष्टि की शुरुआत करने के लिए भी जानी जाती है। मतलब कि ये जो कहानी है, हिंदी साहित्य की एक पहली ऐसी कहानी थी जिसने कहानी लिखने का तरीका बदल दिया और हिंदी कहानी को एक नई पहचान दी। यहाँ पे जो मौलिक है, मौलिक का अर्थ यहाँ पे होता है नया, अनोखा रूप प्रदान करना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो कहानी अब तक, मतलब 1915 से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उसका जो रूपरेखा था वो अलग था, और जो ये कहानी लिखा गया उसने कहा था इसका रूपरेखा एकदम से अलग हो गया, एकदम नया हो गया। आगे देखते हैं। इस कहानी ने हिंदी साहित्य में कहानी विधा को एक नया आयाम दिया, जिसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता दी। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कहानी है, कि कहानी में ऐसा, मतलब कि इस कहानी में उपदेशात्मकता का अर्थ यही है कि जैसे पहले कहानियाँ लिखी जाती थी तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नैतिकता पर आधारित होता था, कि यह मतलब तुम ये करो, ऐसा मत करो, मतलब उपदेश देना या सीख देना। पर ये जो कहानी है, मतलब उसने कहा था इस कहानी में इंसान की भावनाओं और प्रेम, दुख, बलिदान, इन सबको, मतलब संवेदनाओं पर, भावना, मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता, मतलब उसे सबसे पहले रखा गया है। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी ऐतिहासिक कल्पना और रोमांटिक तत्वों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। यह न केवल प्रेम की उद्दाम भावना को दर्शाती, बल्कि एक राष्ट्रभक्त सैनिक के शौर्य और त्याग की गाथा को भी बयां करती है। मतलब कि ये जो कहानी है ये युद्ध के भयानक माहौल में भी प्रेम और बलिदान की खूबसूरती, मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे लेखक जो है हमारे सामने लेकर आते हैं। यह इतिहास और भावनाओं का मिश्रण दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो इसका समय काल है ये दिखा रहा है कि विश्व युद्ध का, मतलब यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका समय काल दिखा रहा है यहाँ पे, कि तब का मतलब युग समय था यहाँ पे। आगे इसमें बताते हैं कि यहाँ पे जो उद्दांत है, उद्दांत का अर्थ होता है उच्च और पवित्र। मतलब ये कहानी बहुत ही प्रेम को बहुत ही सुंदर और पवित्र रूप में दिखाती है, साथ ही एक सैनिक की वीरता और देश के लिए बलिदान को भी उजागर करती है। यहाँ पे एक राष्ट्रभक्त सैनिक, यानी कि जो सैनिक है, मतलब जब युद्ध हो रहा है उस युद्ध के दौरान जो सैनिक है उसके राष्ट्रभक्ति यानी देश के प्रति प्रेम और उसका शौर्य, बलिदान को, मतलब हमारे सामने उसकी गाथा यानी उसका जो गुणगान है हमारे समक्ष करता है। आगे देखेंगे
इसमें कहानी का सारांश क्या है। कहानी का सारांश से पहले हम जानेंगे कि जो शीर्षक है उसने कहा था इसका क्या महत्व है और यहाँ पे प्रासंगिक कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के मूल भाव को सूक्ष्म रूप से व्यक्त करता है। यह शीर्षक लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बचपन में हुए एक संवाद को संदर्भित करता है जो कहानी का केंद्रीय बिंदु है। मतलब कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो कहानी है उसने कहा था एक रहस्य की तरह हमारे समक्ष आता है। जैसा कि ये आप मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसने कहा था, मतलब कि क्या कहा था, किसने कहा था, किसे कहा था, ये हमारे मन में चलता रहता है कि ये जो शीर्षक है मतलब ऐसा नाम क्यों लेखक रखते हैं। तो ये उस पर दर्शा रहा है। आगे है इसमें जो दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लहना सिंह और सूबेदारनी है यही मुख्य पात्र हैं आपके, ये नायक के रूप में होता है और सूबेदारनी नायिका के रूप में है। जो बता रहा है कि इनके जो बचपन में हुए बातचीत को ये बता रहा है कि मतलब जो इन्होंने बातचीत बचपन में किया था उसी को केंद्र में रखकर इस पूरे कहानी को लिखा गया है। आगे देखते हैं। ये संवाद न केवल कथानक को गति देता है बल्कि लहना सिंह के चरित्र और उसके बलिदान की भावना को भी रेखांकित करता है। शीर्षक संक्षिप्त, प्रभावशाली और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है जो पाठक को कहानी के गहराई में उतारने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि ये जो शीर्षक है बहुत ही छोटा है लेकिन आपको यह जानने के लिए उत्सुक करता है कि कहानी में क्या होने वाला है। आगे है कि यह शीर्षक कहानी को भावनात्मक और वैचारिक गहराई को प्रतिबिंबित करता है क्योंकि यह लहना सिंह के जीवन और मृत्यु को एक सूत्र में बांधता है। इस दृष्टि से शीर्षक पूर्णतः प्रासंगिक और कहानी के कथ्य को अनुरूप है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ये शीर्षक है ये लहना सिंह की पूरी जिंदगी और उसके बलिदान को एक लाइन में समेट देता है, मतलब कि एक धागे के रूप में हमारे समक्ष लाता है। और ये जो मतलब इसके साथ ही पूरी मेल खाता है और इसके भाव जो होते हैं, मतलब कि ये जो लहना सिंह है जो उसकी मृत्यु होती है ये सब हमारे समक्ष एक धागे के रूप में बंधा होता मतलब दिखाई देता है। और ये जो शीर्षक का पूर्णतः मतलब प्रासंगिक है क्योंकि ये कहानी के अंदर ये सारी बातें जो दिखाई जाती हैं, लहना सिंह मतलब जो बच्चे रहता है फिर बड़ा होता है, सैनिक में जाता है, युद्ध में लड़ता है, फिर जब अंतिम में उसको मतलब उसकी मृत्यु होती है तो ये सब हमारे समक्ष कहानी में आता है, इसलिए ये शीर्षक पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें है देखेंगे जो कथानक का सार क्या है। मतलब कि सार और सारांश एक ही होता है तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा पेपर के दौरान। अब इसमें देखते हैं। उसने कहा था कि कहानी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में एक सैनिक लहना सिंह के जीवन और उसके बचपन के आकर्षण को केंद्र में रख कर बुनी गई है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की है और जो लहना सिंह है यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मुख्य पात्र के रूप में है, ये एक सैनिक है, उन्हीं के जो जिंदगी है, जीवन है, उसी के मतलब केंद्र में रखकर ये कहानी पूरा रचा जा रहा है। आगे है कहानी का प्रारंभ अमृतसर की गलियों में लहना सिंह और एक बालिका जो बाद में सूबेदारनी कहलाती है के बीच बचपन के मासूम आकर्षण से होता है। यह आकर्षण कहानी का आधार बनता है और पाठक को जिज्ञासा को प्रारंभ से ही बांधता रहता है। लहना सिंह का जीवन शैशव काल से लेकर युद्ध के मैदान में उसके मृत्यु तक की यात्रा को दर्शाता है। मतलब कि ये जो कहानी है ये शुरू होती है अमृतसर में जहाँ लहना सिंह और एक छोटी बच्ची मतलब कि जो बाद में सूबेदारनी के नाम से जानी जाती है, जो इसमें नायिका है, ये भी मुख्य पात्र के रूप में है। ये उनके बीच जो मासूमी मतलब जो ये लोग बहुत ही नादान मासूम बच्चे रहते हैं छोटे पे, तो वो उनके बीच जो बातें हुई रहती है, संवाद हुई रहती है और जो इनका मतलब प्रेम रहता है जैसे आकर्षण के रूप में यहाँ बताया गया है, वो सब ध्यान में रखकर ही पूरा कहानी रचा गया है। आगे इसमें है कि लहना सिंह का जीवन शैशव काल से लेकर युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु तक की यात्रा को दर्शाता है। मतलब कि जो कहानी है कि लहना सिंह के बचपन से लेकर उसकी मतलब जब मतलब मृत्यु होती है लहना सिंह की युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं शहादत तक की पूरी जिंदगी को दिखाता है।
आगे है, कहानी में लहना सिंह एक सिख सैनिक के रूप में उभरता है जो न केवल अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित बल्कि मानवीय संवेदनाओं और प्रेम के प्रति भी गहरी निष्ठा रखती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लहना सिंह है एक ऐसा सैनिक है जो सिर्फ न देश के लिए लड़ता बल्कि अपने दिल में प्रेम और इंसानियत को भी जिंदा रखता है और एक सिख सैनिक के रूप में है, याद रखिएगा। आगे है, सूबेदारनी जो अब एक विवाहिता है, युद्ध के दौरान लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए अनुरोध करती है। मतलब कि पहले तो जो सूबेदारनी थी उनका शादी नहीं हुआ था इन दोनों का, मतलब दोस्ती बस था, पर एक कहीं ना कहीं प्रेम का झलक दिखाई देता है। तो अब जब लहना सिंह से ये मिल रही है तो ये मतलब इसकी शादी हो चुकी है और जब मतलब शादीशुदा है, तो युद्ध में जब लहना सिंह से अपने परिवार मतलब परिवार के रूप में यहाँ पे पति और बेटे को मतलब बचाने का गुहार करने जाती है, किससे, लहना सिंह से, कि युद्ध के दौरान मेरे पति और बेटे को बचा लेना, ऐसा लहना सिंह से कहती है सूबेदारनी। आगे है, लहना सिंह के चरित्र की उदारता को उजागर करता है क्योंकि वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने बचपन यहाँ पे वचन को निभाता है। कहानी का अंत लहना सिंह के बलिदान के साथ होता है जो राष्ट्रभक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक बनता है। मतलब कि यहाँ पे जब वो अनुरोध करती है, सूबेदारनी आके लहना सिंह से अनुरोध करती है कि मेरे पति और बेटे को बचा लेना युद्ध के दौरान, तो यहाँ पे वो जो लहना सिंह है उसका जो चरित्र है, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही मतलब उसकी इंसानियत को दिखाता है, मतलब उदारता, मतलब ऐसा उसका व्यक्तित्व है कि वो अपने बारे में ना सोचकर वचन जो दिया रहता है सूबेदारनी को उसका उसे ख्याल रखता है और लास्ट में यही होता है कि फिर मतलब वो खुद मृत्यु प्राप्त कर लेता है। और इसमें आगे कहता है कि जो मतलब ये कहानी है अंत में बहुत ही भावुक मतलब करने वाला होता है क्योंकि जो मेन लहना सिंह होता है उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत ही भावनात्मक है, जहाँ लहना सिंह की शहादत प्रेम, देशभक्ति और बलिदान की मिसाल बनती है, यानी कि प्रतीक के रूप में बनता है कि उसने वचन दिया और उसने मरते समय भी अपने वचन को पूरा किया। उसके पति मतलब सूबेदारनी जो है उसके पति और बेटे को बचा लेता है और स्वयं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे कथानक की विशेषताएं कि ये जो कहानी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें है शिल्प और संरचना। कहानी का शिल्प अत्यंत परिपक्व संतुलित है। इसमें समय विस्थापन पूर्व दीप्ति शैली का उपयोग किया गया है जो इसे आधुनिक कहानी की संरचना प्रदान करता है। घटनाओं का संयोजन इतना सुंदर है कि दीर्घकाल की कथा होने के बावजूद इसमें बिखराव या ठहराव नहीं है। मतलब कि जो कहानी लिखने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि एक तरह से जो कहानी लिखा गया वो पाठकों को बांधे रखता है। तो ये दर्शा रहा है कि जो कहानी की शैली है वो बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। आगे इसमें है कि समय विस्थापन मतलब पुरानी घटनाओं के मतलब बाद में दिखाना और पूर्व दीप्त यानी कि शुरू में कुछ संकेत देना जो बाद में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मतलब फ्लैशबैक में ये कहानी चलती है। आगे है इसमें कि जो यहाँ पे घटनाओं का संयोजन इतना सुंदर है कि दीर्घकाल की कथा होने के बावजूद इसमें बिखराव या ठहराव नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि यह कहानी इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है कि कई सालों की बातें भी एकदम मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहानी को बहुत ही रोचक बनाती हैं। आगे है परिवेश और भाषा। कहानी में पंजाबी संस्कृति, अमृतसर की गलियों का जीवंत चित्रण है। मतलब कि ये जो कहानी है ये पंजाब की जो संस्कृति है उससे हमें कनेक्ट करने को मतलब मिलता है। और जो अमृतसर की गलियां हैं ऐसा लगता है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं और ख़ुद पंजाब में चल गए, मतलब ऐसा हमारे मन में होता है। अगर आप बहुत ही भावुक, बहुत ही मन, बहुत ही दिल लगा के पढ़ रहे हो आप इस कहानी को, तो आपको ऐसा प्रतीक होगा कि जैसे अमृतसर की जो गलियां हैं आपके आँखों के सामने उसकी छवि बन रही है। तो वही कहा जा रहा है कि इसका जीवन चित्रण होता है। गुलेरी ने खड़ी
बोली के साथ पंजाबी, उर्दू और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, जो कहानी को आंचलिक रंग प्रदान करता है। भाषा प्रभावपूर्ण और पात्रों के अनुकूल है। मतलब कि यहाँ पे जो लेखक है चंद्रधर यहाँ पे गुलेरी, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो हिंदी के साथ पंजाबी है, इसमें उर्दू है, मतलब शब्दों का मिश्रण है, जिससे ये कहानी को बहुत ही मतलब एक तरह से ग्रामीण परिवेश तक पहुंचाता है और बहुत ही कहानी की जो मतलब बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया और पात्रों के हिसाब से, यानी कि जो पात्र है वो अपने भाषा के माध्यम से जो पाठक है या श्रोता है उन्हें अपने मतलब बातों में वो एक तरह से कह सकते हैं कि मन मोह लेते हैं उनका, इतने आसान भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं पात्र चित्रण। पहला है लहना सिंह, कहानी का केंद्रीय पात्र, जिसका चरित्र आदर्शोन्मुख प्रेरणादायक है। मतलब कि यहाँ पे जो लहना सिंह है वो कहानी का एक मतलब कह सकते हो आपके हीरो के रूप में है, जो एक आदर्श सैनिक और इंसान के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। आगे है सूबेदारनी का चरित्र, जो आंशिक रूप से उभरता है, जो नारी मन की व्यथा को दर्शाता है। और इसमें जो अन्य पात्र गौड़ है, जो कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब कि आप कोई भी कहानी, नाटक, निबंध, आप कोई भी विधा पढ़ रहे हैं तो उसमें होता है एक तो मुख्य पात्र, एक होता है गौड़ पात्र। मुख्य पात्र से आपका आशय ये होता है कि जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी के दौरान जो हीरो होते हैं, मतलब कि जो हमेशा आपको दिखेंगे, मतलब हीरो के रूप में जो है वो मुख्य पात्र, जो लीड रोल करता है वो मुख्य पात्र होता है। और जो हेल्पर होते हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे मतलब आप देखते हो कि कैरेक्टर रहते हैं छोटे छोटे से, वो सभी गौड़ पात्र के रूप में आते हैं। तो वही कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा में नहीं होता, ये अन्य जो विधाएं होती है ना, इसमें सब में मुख्य पात्र और गौड़ पात्र आपको देखने को मिलते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो सूबेदारनी है उसका जो यहाँ पे चरित्र है, मतलब कि उसका जो चरित्र है वो मतलब पूरी तरह से तो सामने नहीं आता, लेकिन वह एक माँ और पत्नी की चिंताओं को दिखाती हैं, वही नारी मन की व्यथा को। और एक जो अन्य गौड़ पात्र है जो कथानक को आगे बढ़ाने का काम करता है। आगे देखेंगे मुख्य विषय, मतलब कि ये जो कहानी है ये किस लिए लिखा गया था, इसका मतलब मुख्य विषय क्या है। आगे देखते हैं इसमें कहानी प्रेम, राष्ट्रभक्ति और त्याग के विषयों को समेटती है। यह एक रोमांटिक कहानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के युग की भावनाओं को भी व्यक्त करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कहानी है, कहानी में प्रेम, देशभक्ति और बलिदान की बातें की गई है। मतलब कि यहाँ पे प्रेम भी की जा रही है, देश के लिए प्यार भी है, उसके लिए बलिदान भी है, ये सब कहानी इसमें मतलब दिखाया जा रहा। और एक तरह से ये जो कहानी है ये मतलब ये प्रेम की कहानी है, लेकिन उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम की भावनाएं थी वो सब भी हमें देखने को मिलता है इस कहानी के अंतर्गत। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कहानी है, जो अपनी शिल्पगत परिपक्वता, भावनात्मकता, गहराई और सांस्कृतिक चित्रण के लिए जानी जाती है। यह कहानी न केवल प्रेम और बलिदान की उद्दाम भावना को प्रस्तुत करती है, बल्कि हिंदी कहानी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करती है। शीर्षक उसने कहा था कहानी के कथ्य और भाव को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है, जो लहना सिंह के जीवन और उसके वचन की महत्ता को रेखांकित करता है। यह कहानी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो आज भी पाठकों को प्रेरित और प्रभावित करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये कहानी है, कहानी मतलब हिंदी साहित्य को बहुत ही खास बना देता है, क्योंकि यह जो इसकी लिखने की कला, भावनाओं, और जैसे कि इसमें बहुत सारी पंजाबी संस्कृति, मतलब बहुत अच्छे से लेखक इसमें दिखाते हैं। आगे है कि ये प्रेम और बलिदान की पवित्र भावना को दिखाती है और हिंदी कहानी को एक नया मोड़ देती है। मतलब कि पहले एक ही मोड़ पे मतलब सीधे कहानी लिखा जा रहा था कि मतलब ये कह सकते हैं कि बस उद्देश्य बदलता रहता था, पात्र के नाम, पर जो लिखने का ढंग था, शैली था, वो सबके एक ही जैसा था। पर जब ये कहानी लिखा गया तो मतलब पूरी तरह से हिंदी कहानी में बदलाव आ गया, एक नया मोड़ आ गया। उसकी बात की जा रही है।
और आगे ये है कि जो ये शीर्षक है उसने कहा था, ये बहुत तरीके से सटीक बैठता है, क्योंकि इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी की जो कहानी है ये मतलब पाठकों को बहुत ही मतलब कह सकते हैं भावुकता के साथ जोड़ा रहता है कि मतलब उसने कहा था, मतलब उसने जो कहानी में लहना सिंह है वो अपने वचन को पूरा करता है और अपने प्राणों को त्याग कर देता है। तो ये पाठक को बहुत ही रोचक बनाता है, भावुक बनाता है, और आज के समय में भी ये बहुत ही कहानी मतलब प्रासंगिक है, और एक तरह से हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि के रूप में ये कहानी मतलब हमारे समक्ष आता है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।